हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो पढ़ते हम आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको एग्रीकल्चर, पावर्टी, फूड सिक्योरिटी, पीडीएस, यही सारी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं। यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात कर रहे थे फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, वो ये सारी चीज़ें उनका सबसेट कह सकते हैं या सब पार्ट कह सकते हैं जो चल रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पॉवर्टी के बारे में देखा था, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फूड सिक्योरिटी किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें और कुछ हम प्रोग्राम स्कीम्स के बारे में देखे थे हमने। अभी हम फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे आपको दो चीज़ों के बारे में, ठीक है। यानी कि फूड सिक्योरिटी की जब बात आएगी तो यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो पहला कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। ओके, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली? फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि फूड प्रोवाइड करना। इसमें जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है फूड सिक्योरिटी में, यानी कि प्रोक्योरमेंट, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट हो गया, उनका स्टोरेज हो गया, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पीडीएस के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच में, ठीक है। इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, ये तो फूड देने की बात हुई। इसके साथ साथ इसमें क्वालिटी की भी बात होती है, ठीक है। क्वालिटी इन द सेंस कि जो न्यूट्रिशनल फूड मिले सबको। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड सेकेंड एस्पेक्ट इसका होगा पीडीएस, जिसके थ्रू ये जो फूड ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोगों के बीच में। तो दो एस्पेक्ट की हम बात करने वाले यहाँ पर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड पर्टिकुलरली ये चैप्टर, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं, बट मैक्सिमम यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ये मेंस का पार्ट होगा, ठीक है। नाउ बफर स्टॉक की हम बात करें कि सरकारें जो होती हैं अपने यहाँ बफर स्टॉक क्यों जमा करती हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी यहाँ पे एफसीआई ये काम करती है, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज करने का काम ये करती है। तो आखिर ये बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है, ठीक। तो पहला चीज़ कि जो नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह आते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, अर्थक्वेक जैसी चीज़ें आ गई, या फिर जैसे अभी आप पेंडेमिक देख रहे हैं, इस समय जैसे कि लेबर का मूवमेंट उतना नहीं हो पाता है, तो प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से हम इसके अगेंस्ट लड़ पाए, इसके लिए भी ज़रूरी है बफर स्टॉक होना चाहिए। साथ ही साथ जब क्रॉप फेल हो जाए, जैसे कि आपको वेदर एक्टिविटीज़ कुछ इस तरीके से हो जाए, यानी कि हेल स्टॉर्म्स एंड काफ़ी ठंडी हवाएं चलने लगे या फिर हीट वेव्स चलने लगे, ठीक है, तो उसकी वजह से फेल हो जाए, फ्लड या ड्रॉट आ जाए, उसके वजह से क्रॉप फेल हो जाए, तो वहाँ पर भी प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि जब क्रॉप की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, तो इस केस में कंज्यूमर का फिर नुकसान होने लगता है। और जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो प्राइसेस काफ़ी नीचे चली जाती हैं, तो अगेन वहाँ पर स्टेबलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो दोनों केस में आप कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो ये कैसे किया जाता है? एफसीआई आपको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा कभी कभी एसपीआई ओपन मार्केट एफसीआई ओपन मार्केट में भी फूड ग्रेन्स को बेचती है, प्राइस को स्टेबलाइज करने के कि ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। इसके अलावा प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स अंडर द पीडीएस सिस्टम, ठीक है, जो सब्सिडाइज रेट में मिलते हैं, तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स देने के लिए भी आपके पास स्टॉक होना चाहिए, तभी आप दे पाएंगे। तो ये कुछ 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्टॉक करती है। इंडिया में ये स्टॉक करने का काम ये एफसीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो उनको प्रोक्योर करने से लेके स्टोर करने और पीडीएस सेल, जो पीडीएस शॉप होता है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके पहुँचाने का काम यहाँ पर ये एफसीआई के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एफसीआई के बहुत सारे वेयर हाउसेस या गोडाउन्स बने होते हैं, जहाँ से ये स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि एफसीआई क्या करती है, कभी कभी ओपन मार्केट में भी बेचती है प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। बट ये जो इतना स्टोरेज होता है, आप ये देखेंगे, आपने पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि एक्चुअली हमारे यहाँ जो प्रोविज़न है वो 50 to 60 मिलियन टन फूड ग्रेन्स को स्टोर करने का प्रोविज़न है। ये कैपेसिटी भी हमारे यहाँ इतनी ही है एफसीआई के पास, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा एफसीआई प्रोक्योर करती है और स्टोर करती है, ठीक है। तो क्यों, क्या इश्यूज है आखिर ये बफर स्टॉक ऑपरेशंस को फॉलो करने में या फिर इनको स्टोर करने में? तो पहले यही चीज़ कि जितना सेंक्शंस
ये अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा एफसीआई अपने यहाँ प्रोक्योर करती है और स्टोर करती है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है कि अब जैसे कि इतना हमारे यहाँ कैपेसिटी है तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ गोडाउन्स भी बने हुए हैं, या जो वेयर हाउसेस होती हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही बनी हुई है, तो इससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। तो आपने एफसीआई के जो भी गोडाउन्स वगैरह देखा होगा कि कुछ फूड ग्रेन्स जो होते हैं ऐसे खुले में उनको रखा जाता है, कभी कभी प्लास्टिक से भी ढका जाता है। वेदर के टाइम पर, बारिश के टाइम पर, या फिर जो विंटर सीजन में, समर सीजन में, वैसे ही फूड ग्रेन सारे वो सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो वेस्टेज होते हैं वो वेस्टेज एनुअली अगर हम एस्टिमेट करने की बात करें तो एनुअली करीब 50,000 करोड़ रुपए का वेस्टेज आपको देखने को मिलता है ये फूड ग्रेन्स का। ठीक है, और वही है कि हमारे यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है एनफ नहीं है कि इतना वो आपको स्टोर कर पाए एक लिमिट से ज़्यादा, 50-60 मिलियन टन से ज़्यादा। तो ये कुछ इश्यूज हैं, यानी कि मेनली ये इश्यूज आपको स्टोरेज में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर इश्यूज क्या है, स्टोरेज वाला है कि आपके पास, हमारे पास कैपेसिटी कम है, ज़्यादा कैपेसिटी है नहीं, बाहर रखना पड़ता है, जिसके वजह से इतने आपको नुकसान देखने को मिलती है, करीब 50,000 करोड़ पर एनुअली का नुकसान होता है। ये डेटा जो है ये आपको एग्जाम में लिखना, मैं हर चैप्टर में बोलता हूँ कि ये डेटा लिखना जरूरी है, यही मास आपको दिलाएगा। अदरवाइज ये शॉर्टेज कम है, हमारे यहाँ स्टोरेज कम है, बहुत ज़्यादा प्रोक्योर करते हैं, ये सभी लिखेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट एस्पेक्ट फूड ग्रेन का, एक तो पहला हमने देख लिया कि फूड सिक्योरिटी का आपका हो गया कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और उसका स्टोरेज के साथ क्या प्रॉब्लम है। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि पीडीएस के साथ प्रॉब्लम। अब पीडीएस के साथ प्रॉब्लम की बात हम काफ़ी कर चुके हैं पॉवर्टी सेक्शन में भी, जब पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था 4th चैप्टर, तो पॉवर्टी में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि दो कॉस्ट की बात की जाती है, एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट और एक होता है इशू प्राइस। ठीक, ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है ये एफसीआई बियर करता है, यानी कि एमएसपी जिस पर एफसीआई खरीदता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो एफसीआई जो आपको स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है जब ये, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एफसीआई बियर करता है। साथ ही साथ स्टोरेज कॉस्ट ये भी कौन बियर करता है, एफसीआई। तो एमएसपी और प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड प्लस आपका स्टोरेज कॉस्ट, इन तीनों को मिला के बनता है आपका इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, ये कौन बियर करता है, एफसीआई। तो एफसीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तो पैसा प्रोवाइड करती है। और वहीं जो इशू प्राइस क्या होता है, ये इशू प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर ये एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट्स को वो फूड ग्रेन्स बेचती हैं। ठीक है, तो ये इशू प्राइस हो गया जिस पर ये स्टेट गवर्नमेंट को बेचा जाता है, और ये एफसीआई जो इकोनॉमिक कॉस्ट बियर करती है, ये सारा ये आपको एडिशन होता है। तो ये जो इशू प्राइस होता है वो एमएसपी से बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि इशू प्राइस इज ऑलवेज लेस देन एमएसपी, और ये जो इसमें गैप हुआ, जितना गैप हुआ इसमें आपको, यही गैप क्या होता है, सब्सिडी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। एक बार इकोनॉमिक कॉस्ट आया हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये यूपीएससी में था या किसी पीसीएस में था। ओके, तो लेकिन ये क्वेश्चन था, या तो वो पीसीएस में किसी में था वो, या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इकोनॉमिक कॉस्ट होता क्या है। तो 4 ऑप्शन था कि एमएसपी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एमएसपी इंक्लूडिंग स्टोरेज कॉस्ट, एंड इस तरीके से 4 ऑप्शंस उसमें बनाए गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि इशू प्राइस क्या होता है, तो इशू प्राइस वो होता है जिस पर एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट को बेचती है फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये जो गैप होता है वो फूड सब्सिडी होता है, तो करीब 75,000 करोड़ फूड सब्सिडी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि जिस प्राइस पर स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है, यानी कि इशू प्राइस पर, उस प्राइस पर वो पीडीएस के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जाता। पीडीएस में जो प्रोवाइड किया जाता है वो उससे भी कम होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना होता है। ठीक है, उसी तरीके से एक आता है टीपीडीएस, इसकी भी हमने बात की थी 4th चैप्टर में पॉवर्टी वाले में, कि 1997 में स्टार्ट किया गया था। मेनली ये था कि जो पुअर फैमिलीज होती हैं, बीपीएल फैमिलीज होती हैं, उनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि आपको पता है ना कि पीडीएस के थ्रू बीपीएल को भी मिलता है और एपीएल को भी मिलता है, लेकिन टीपीडीएस के थ्रू सिर्फ बीपीएल को मिलता है। ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है,
तो फिर इसका टीपीडीएस का फिर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है बाद में, और करीब 6 करोड़ यानी कि 60 मिलियन पूर फैमिलीज को इसके अंडर ऐड किया जाता है, जिसको 7.2 मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं एनुअली। अगेन डेटाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर मेंस। तो आपको पीडीएस के थ्रू जो भी चीज़ें मिलती हैं उसमें आपको फूड ग्रेन्स होते हैं, शुगर होता है, केरोसिन होता है, तो ये बीपीएल को भी मिलता है, ठीक है, और ये एपीएल को भी मिलता है, टीपीडीएस के थ्रू नहीं, ये नॉर्मल जो पीडीएस होता है उसके थ्रू। तो बीपीएल को जो जिस रेट पर ये चीज़ें मिलती है वो होती है हाफ ऑफ एपीएल, यानी कि एपीएल वालों को जितने प्राइस पर मिलता है ये, उससे हाफ के प्राइस पर मिलता है बीपीएल वालों को। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अन्य स्कीम है जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना, जिसको 2000 में शुरू किया गया था। इसके तहत मेनली 35 kg फ्रूट ग्रेन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 3 रुपये पर केजी के हिसाब से राइस और 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से वीट प्रोवाइड किया जाता है। तो अंत्योदय अन्न योजना ये भी आपको याद रखना है, ये हमेशा रहता है जब भी ये सब स्कीम्स पढ़िएगा तो इसका भी जिक्र आता है। जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी था, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी में भी ये भी कहा गया था कि जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत चीज़ें मिलती हैं वो जारी रहेंगी, तो ये अक्सर रहते हैं न्यूज़ में। नेक्स्ट, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनका एज 65 या उससे ज़्यादा होता है, उनको भी 10 kg फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो सीनियर सिटीजन जो कि नेशनल ओल्ड पेंशन एज पेंशन स्कीम के अंदर इनरोल नहीं है, ठीक है, तो वैसे सिटीजन जो कि नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर इनरोल नहीं है, उनको भी 10 kg फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। एज क्या होगा? 65 प्लस, 60 यहाँ पर नहीं होगा, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट नहीं समझ लेना आपको। ये तो सारी चीज़ें थी टीपीडीएस के बारे में और नॉर्मल पीडीएस के बारे में। आखिर कौन से ऐसे इश्यूज हैं टीपीडीएस से रिलेटेड कि ये जो स्कीम्स होते हैं या डिफरेंट ये सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स है या एंड ऑल थिंग्स, ये बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंच पाती या एग्जैक्ट बेनिफिशरी तक नहीं पहुंच पाती। तो हमने अगेन पॉवर्टी वाले चैप्टर में इस तरीके की चीज़ें हमने बात की थी कि प्रोग्राम्स आखिर स्कीम्स जो बनाए जाते हैं वो क्यों नहीं पहुंच पाते, तो कुछ उसी तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि लार्ज एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर बीपीएल कैटेगरी हैव बीन लेफ्ट आउट, यानी कि बहुत सी ऐसी बीपीएल फैमिलीज हैं जिनको बीपीएल कैटेगरीज के अंडर नहीं रखा गया, यानी कि उनको बीपीएल कार्ड भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ये क्यों होता है? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल इनकम डेटा। तो इसके लिए कहा गया था किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, और एक डेटाबेस आपको तैयार करना होगा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। साथ ही साथ नॉट ऑल बीपीएल फैमिलीज आर एक्चुअली बीपीएल बट आर इंक्लूडेड। मैंने ये कहा था कि बहुत सारी एपीएल फैमिलीज होती हैं जिन्होंने जुगाड़ से अपनी पैरवी से बीपीएल कार्ड उन्होंने बनवा रखा है, तो एक्चुअली में वो बीपीएल होते नहीं हैं, बट हमारी ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, अपने जुगाड़ से अपने रिश्ते नातों से उन्होंने बनवा रखा है। खैर, साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो बीपीएल सिस्टम होता है इसमें एग्जिट पॉलिसी नहीं है, केवल एंट्री पॉलिसी है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आज किसी फैमिली को बीपीएल कैटेगरी में शामिल कर लिया गया, हो सकता है वो 5 साल बाद या 10 साल बाद उसकी इनकम बढ़ जाए, तो वो टेक्निकली या बाय डेफिनेशन अब वो बीपीएल कैटेगरी में ना आता हो, लेकिन अभी भी उसके बाद बीपीएल कार्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एंट्री का प्रोविज़न है, यानी कि आपको बीपीएल कार्ड प्रोवाइड कर दिया तो आप जीवन भर उस बीपीएल कार्ड का यूज़ करते रहेंगे, भले आपकी इनकम करोड़ों में हो गई हो, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि सरकार पर बर्डन बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ती है, और जो सब्सिडीज होती हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। एक बार बीपीएल फैमिली को कार्ड मिल गया तो बीपीएल में उनके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे, वो बढ़ता जाएगा, तो लाइबिलिटी सरकार की बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एग्जिट पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है हमारा। जिनकी इनकम ज़्यादा हो गई है उनको बाहर निकलना चाहिए ताकि जो एलिजिबल पर्सन है उनको मिले। डिलीवरी चैनल जो है हमारे यहाँ फेल्ड है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, बोगस कार्ड हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। देयर इज नो अटेम्प्ट टू रिव्यू द राशन कार्ड विच आर इशूड। जैसे मैंने कहा ना कि एंट्री का प्रोविज़न है, बस हमारे एग्जिट का नहीं है।
APL को शामिल कर दिया जाता है, BPL में बहुत से BPL लेफ्ट आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिव्यू प्रोसेस ही नहीं, हमारे मॉनिटरिंग नहीं होती, एक बार इशू कर दिए काम हो गया। ठीक है। लार्ज स्केल ब्लैक मार्केटिंग होती है, डाइवर्जन होता है फूड ग्रेन्स का, होर्डिंग होती है, जैसे कि 20% ऑफ फूड ग्रेन्स जो कि TPDS के लिए ऑथोराइज किए जाते हैं वो आपको ओपन मार्केट में डाइवर्ट करके बेच दिए जाते हैं PDS शॉप्स के द्वारा। ठीक है, तो ये माफिया लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। ओके, इसके साथ साथ क्वालिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं कि फूड ग्रेन्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं इनके थ्रू, वो क्वालिटी भी सस्पिशियस होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो हमने पहले ही बात की थी कि फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ फूड प्रोवाइड नहीं करना नहीं होता है, बस क्वांटिटी ही नहीं होता है, इसके साथ साथ आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आएंगी फूड सिक्योरिटी के अंदर, तो ब्रॉड एस्पेक्ट आपको करना होगा। बहुत सारी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की जाती है ना, अभी हमने पढ़ा था 70,000 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ हंगर है और अप्रोक्स 270 मिलियन पुअर पीपल हमारे यहाँ अभी भी रहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है इतने सारे एफर्ट के बावजूद भी। तो क्यों? वही है कि लीकेज है हमारे यहाँ, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता है, बस स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं और उनमें पैसा दिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन का हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। तो फाइनली एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में यहाँ पर लाया जाता है, जिसके तहत 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके तहत जो 5 kg का फूड ग्रेन्स पर मंथ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें राइस जो होता है वो 3 रुपीज़ पर किलो एंड वीट 2 रुपीज़ पर किलो, और वहीं जो कोर्स ग्रेन्स होती है यानी कि मोटे अनाज होते हैं उसको 1 रुपीज़ पर किलो के रेट से प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू जो 35 kg फूड ग्रेन्स मिलते हैं वो चलते रहेंगे। ओके, साथ ही साथ इसमें मेटर्निटी बेनिफिट की भी बात की गई कि इसके मेटर्निटी बेनिफिट में है ना मातृ वंदना योजना, जिसके तहत 6,000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाता है, वो भी चलता रहेगा। 6 मंथ से 14 ईयर एज तक के जो बच्चे हैं उनको होम राशन दिया जाएगा या फिर हॉट कुक्ड मिल दिया जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा? ये आपको मिड डे मील में आ जाता है। ठीक है, मिड डे मील में आ जाएगा, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना को भी इसमें कवर किया गया है, इसमें जो मातृ वंदन योजना को भी कवर किया गया, इससे मिड डे मील को भी कवर किया गया। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब ये जो स्कीम्स हैं वो फूड सिक्योरिटी एक्ट का पार्ट नहीं है, ये तो लॉ है ना। फूड सिक्योरिटी एक्ट कोई स्कीम थोड़ी है, ये तो एक्ट है, ये एक लॉ है। ठीक है, तो इसमें कह दिया गया कि ये जो चीज़ें मिल रही हैं सबको वो भी मिलती रहेंगी, इसके अलावा ये भी एक्स्ट्रा एक मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिनके पास फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज है या फिर स्टॉक नहीं है, तो उनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैश प्रोवाइड करती है, असिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है यहाँ पर, ताकि वो बाहर से वो खरीद पाए। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि जो राशन कार्ड इशू किए जाते हैं, तो राशन कार्ड इशू किन के नाम पर किया जाता है? जो उस फैमिली की ओल्डेस्ट एडल्ट महिला होती है उनके नाम पर राशन कार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वीमेन को थोड़ी अथॉरिटी प्रोवाइड करने का भी एक प्रोसेस है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, ये आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, कहीं से भी कभी से भी कोई प्रोग्राम उठा के आपको पूछ सकता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो हमेशा न्यूज़, हर साल में न्यूज़ रहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत पुराना हो गया। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो चैलेंज कि फूड सिक्योरिटी को हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, या फिर जो हमें डिजायर्ड आउटकम चाहिए वो फूड सिक्योरिटी से एक्ट से क्यों नहीं मिल पाया, क्या प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने में। अब ये एक्सक्लूसिवली मेंस का टॉपिक है, पेपर 1 पेपर 3 एसेस आराम से वहाँ पर लिखना है। प्रॉब्लम्स क्या है? फॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमने देखा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होती है, बहुत सारी लीकेज वगैरह होती हैं, बहुत सारे करप्शंस होते हैं, फूड डाइवर्जन्स होते हैं, और हमने पढ़ा था भी कि 20% ऑफ फूड ग्रेन्स जो कि ऑथराइज किए जाते हैं TPDS के अंदर में वो ओपन मार्केट में बेचे जाते हैं। तो ये सब डेटा थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे वहाँ पे। अनमॉनिटर्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, एक तो अनमॉनिटर्ड है यानी कि इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है हमारे यहाँ, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ओनली फोकसेस ऑन न्यू स्कीम्स एंड ऑथराइजिंग मोर इन्वेस्टमेंट और मोर फंड्स, ओके, rather implementing the
मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। एब्सेंस ऑफ इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, दो सेक्टर्स के बीच में, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इसमें कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है। इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी हमारे यहाँ नहीं है, तो आप चाइना के कुछ फैक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं कि चाइना के पास लैंड, एग्रीकल्चर वाली लैंड कम होने के बावजूद भी उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल फूड स्टोरेज, गोडाउन वगैरह का आप एग्जांपल दे सकते हैं, और सॉल्यूशन में लिख सकते हैं यहाँ कि कम से कम इमीडिएट शॉर्ट रन में आपको 50 to 20 मिलियन टन्स के स्टोरेज की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। इसके लिए आप पीपीपी मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे नहीं हो सकता है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इंश्योरिंग फूड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ बीपीएल फैमिलीज, तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, डेटाबेस तैयार कीजिए। ठीक है, सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। ओके। इंप्रूवमेंट इन परचेजिंग पावर थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट इसके थ्रू किया जा सकता है। कुछ प्रोग्राम का नाम लिख देंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए जो लाया गया है। ओके। नाउ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बैंक्स, तो डाइवर्सन ऑफ क्रॉप्स का ना यहाँ पर ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू सोशल ऑडिटिंग, तो अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है। इसमें एनजीओ वगैरह को आप इंप्रूव ये कर सकते हैं, सोशल ऑडिटिंग किया जा सकता है। ओके। इंश्योरिंग टाइमली इवोल्यूशन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, तो इवोल्यूट करने की ज़रूरत है, जैसे कि मिड डे मील वगैरह होता है, इसमें न्यूट्रिशन काफ़ी ज़रूरत है। मातृ वंदना योजना के तहत भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स विद बेटर कोऑर्डिनेशन, तो कम्युनिटी जो होती है आम लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन ज़रूरत है, उनके फीडबैक की काफ़ी यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और 11 पॉइंट्स है, आराम से यहाँ पर 250 वर्ड में भी लिखने के लिए आता है, तो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। अब चैलेंजेस लिखने के लिए आएगा तो आपको सॉल्यूशन भी लिखना है वहाँ पे, सिर्फ चैलेंजेस लिखने के लिए कभी नहीं आता। और अगर क्वेश्चन में पूछा भी है सिर्फ चैलेंज, फिर भी आपको थोड़ा सॉल्यूशन उसमें लिखना है, तो आपके पास इनफ डेटा होगा लिखने के लिए। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने तो गिना दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला चीज़ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, इसके लिए कुछ एक एग्जैक्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे कि अभी क्या होता है ना कि आधार सेटिंग पर सरकारें बहुत जोर देती हैं कि आधार को लिंक किया जाना चाहिए, लेकिन आधार क्या होता है कि एक आइडेंटिटी कार्ड है, ये एक पहचान पत्र है। ये नहीं बताता कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर है आपका। ठीक है, तो आधार के बेसिस पर आप बीपीएल एपीएल को कैटेगराइज ही नहीं कर सकते ना। तो ये सरकार को थोड़ा सा सोचना होगा कि आधार के अलावे हम कौन से यहाँ पर ऐसी चीज़ ला सकते हैं जो कि हमें इनकम बेस्ड कैटेगराइजेशन करने में हमें वो सहायता प्रोवाइड करे। ठीक है। नाउ एक्सक्लूजन मेथड, हमने बात की थी कि एक बार जो इंसर्ट हो जाता है, हमारे यहाँ बस एंट्री प्रोविज़न है राशन कार्ड में या बीपीएल वाले सेक्शन में, एक्सक्लूजन नहीं होता, निकाला नहीं जाता है। तो ये सिचुएशन, ये कैटेगरी वहाँ पे होना चाहिए कि इनकम बढ़ जाए जिस फैमिली की, तो उसको बीपीएल कैटेगरी से निकाला जा सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो फोकस होता है ज़्यादातर फीड पर होता है, फीट पर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? फीड मतलब क्वांटिटी, यानी कि भोजन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, और फीट मतलब क्वालिटी। ठीक है, तो वो जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्वांटिटी, वो उस क्वालिटी के भी होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट। तो वो जो फूड ग्रेन्स ऐसा होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का हो, न्यूट्रिशनल क्वालिटी का हो। तो दोनों चीज़ को कवर करना चाहिए। ये नहीं कि आप पेट भर देंगे लेकिन आप ह्यूमन मैन पावर या ह्यूमन कैपिटल जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं होगा। ओके, पेट सबका भरता है लेकिन सभी हेल्दी नहीं होते, तो ये भी ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इफिशिएंट फूड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि प्रोक्योरमेंट हुआ, स्टोरेज, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको कंप्यूटराइज कीजिए आप। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, ट्रैकिंग मैकेनिज्म का यूज़ कीजिए, तभी आप एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक इफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम का वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। तो इमीडिएट टर्म में, ठीक है, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में नहीं, इमीडिएट टर्म में यहाँ पर आपको 15 to 20 मिलियन टन्स कैपेसिटी आपको इंक्रीज करनी होगी।
अगर सरकार से नहीं हो पाता है तो पीपीपी मॉडल पे यहाँ पर लाया जा सकता है। साथ ही साथ रीच आउट टू द पुअर पीपल इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यानी कि गरीब लोगों को कुछ आप इनकम सपोर्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे हमने पीएम किसान वाले प्रोग्राम में देखा था लास्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में पावर्टी वाला में, पीएम किसान में क्या होता है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन होती है, जिन किसानों के पास, उनको 6,000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक इनकम सपोर्ट स्कीम है। तो उसी तरीके से गरीबों को भी दिया जा सकता है इनकम सपोर्ट, ताकि वो उनकी थोड़ी सी चॉइस या परचेजिंग पावर बढ़ सके, यू कैन से, जैसे यूबीआई में हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में। एंड अल्टरनेटिवली इनको स्मार्ट कार्ड भी दिया जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट पर आप टेस्ट कर सकते हैं कि जैसे कि आयुष्मान भारत में होता है, आयुष्मान भारत में एक स्मार्ट कार्ड फैमिली को दिया जाता है, और जो भी इन पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर स्मार्ट कार्ड के लेके जाते हैं, और जितना बिल होता है स्मार्ट कार्ड से स्वैप करके काट लिया जाता है। तो वो जो फंड होता है वो स्मार्ट कार्ड में ही होता है, पैसा जो मिलता है। तो उस तरीके का यहाँ पर भी दिया जा सकता है गरीबों को। तो ये लोग स्मार्ट कार्ड का यूज़ बाहर भी मार्केट से भी फूड ग्रेन्स को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। तो इस बारे में भी कुछ सोचा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ एक अच्छा सा बहुत ही बढ़िया सा कोट है यहाँ पर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेवर गिव अ पुअर पर्सन अ फिश टू इट बट रैदर टीच हिम हाउ टू फिश। यानी कि एकदम एक खाना गरीबों को आप खाना लाके दे मत दीजिए, बशर्ते कि उनको ये समझाइए या ये बताइए कि किस तरीके से हम खाने का जुगाड़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फ़िश प्रोवाइड उनको बना के मत दीजिए या फ़िश ला के मत दीजिए, उनको बताइए कि फ़िश कैसे पकड़ा जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ सब्सिडाइज फूड देने से काम नहीं चलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देनी होगी ताकि कुछ इनकम करें और खुद जाके वो फिर खरीदें, ताकि सरकार का भी लाइबिलिटी कम होगी, लोग पॉवर्टी से ऊपर आएंगे। अदरवाइज ऐसे तो सरकारी सब्सिडी प्रोवाइड करती जाएंगी और जो तबका बीपीएल के अंडर में है वो बीपीएल के अंडर में रहता ही जाएगा। तो अगर उसको बीपीएल से एपीएल में लाना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट, उसको इनकम सपोर्ट देना होगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोड का आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो इसके लिए आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर भी ध्यान दे सकते हैं, सप्लाई चेन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि फिजिकली हैंडीकेप्ड हो गए या फिर सीनियर सिटीजन या इस तरीके के वनरेबल लोग हो गए जो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब सीनियर सिटीजन जो बहुत बूढ़े हो गए, 80, 85, 90 साल के, वो काम नहीं कर सकते। हैंडीकेप्ड लोग भी ऐसे होते हैं, सीवियर हैंडीकेप्ड, जो काम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को भी सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ एक्सेप्शन रादर देन अ रूल। लेकिन ये रूल नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्शन के तौर पे इस तरीके का आपको बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ आपको सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो 10th नंबर में लिखा हुआ है, ये आप अपने जो आंसर होता है उसके कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, बहुत अच्छा कंक्लूजन है इसका। फूड सिक्योरिटी हैज़ टू बी सीन इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कवरिंग हंगर, malnutrition, absolute poverty, addressing inefficiencies in the delivery channel, streamlining identification of beneficiaries, all aimed at improving living condition of people and getting rid of poverty, absolute poverty from country। ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन, अगर फूड सिक्योरिटी या पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ आता है लिखने के लिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंक्लूजन। सारी चीज़ें कवर है। तो इसमें कहना है कि फूड सिक्योरिटी को हमें ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि बस ले जाके हमने सब्सिडाइज रेट पर उनको खाना प्रोवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है। इसमें आपका मोस्ट जो पर्पस होना चाहिए, हंगर को मिटाना, माल न्यूट्रिशन को मिटाना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मिटाना, इनएफिशिएंसीज जो होती है डिलीवरी चैनल में उनको ख़त्म करना, बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना, लोगों के लिविंग कंडीशंस को सुधारना, और फाइनली कंट्री से जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको दूर करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ही देखे रहे हैं कि आप एक पैराग्राफ टाइप में यहाँ फिट हो जाती हैं। तो ये आप हमेशा कंक्लूजन के तौर पर लिखने के लिए तैयार रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर नंबर हमारा था 5, जिसमें हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा। तो ये कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, चैप्टर नंबर 6, थोड़ा बड़ा है, 2 पार्ट में बनेगा वो, उसमें हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड गुड लक।